तो प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। इस बीच में EMRS की आंसर की आ चुकी है, एस्टेट का रिजल्ट आ चुका है और LT ग्रेड में फॉर्म अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षाएं होने वाली हैं। नवोदय विद्यालय संगठन जो साथ में ही होगा उसकी भी परीक्षाएं एक साथ ही होंगी। ऐसे में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के भी एग्जाम होंगे, जीआईसी प्रवक्ता का भी एग्जाम होगा। ऐसे में हम तैयारी क्या कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, ये जो वीडियो है यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी, LT ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, केवीएस, एनबीएस, प्री और मेंस, जहां भी प्री है जहां भी मेंस है, दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास भाग 2। और उपन्यास भाग 2 में हम कल की चीजों को भी समराइज करेंगे और फिर बात करेंगे उपन्यास की। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सबका बेहद स्वागत है, अभिनंदन है। तो एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप सबको आवाज जा रही है, वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, चलिए तो साथियों शुरू करते हैं उपन्यास। उपन्यास शुरू करने से पहले एक चीज हम यहां देख लेते हैं कि जो हमारी साहित्यिक विधाएं हैं, हमारी जो साहित्यिक विधाएं हैं, अगर उनसे संबंधित बात आए, साहित्यिक विधाएं, यानी हम अब आपको यह भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से उपन्यास जन्म लेता है या उपन्यास का जन्म होता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया से हम आपको अवगत कराएंगे। अब हम उपन्यास साहित्यिक विधाओं के लिए अगर हम चलें तो सबसे पहले जो हमारा एक शब्द आता है वो आता है वांग्मय। क्या शब्द आता है? वांग्मय। और इसी वांग्मय से वार्ता, साहित्य और शास्त्र का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? वार्ता, साहित्य और शास्त्र का। वार्ता से हमारा तात्पर्य किससे है? शब्द को जहां पर प्रधानता दी जाए उससे। ठीक है। साहित्य क्या है? तो साहित्य को हमने 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। गद्य, पद्य और चंपू। शास्त्र क्या है? तो शास्त्र है दर्शन का, दर्शन शास्त्र। शास्त्र है व्याकरण का, व्याकरण शास्त्र। शास्त्र है काव्य का, काव्य शास्त्र। शास्त्र है भाषा का, भाषा शास्त्र। यानी जो भी नियम है उन नियमों का जो शास्त्र है उसे हम इस रूप में देख सकते हैं। तो दर्शन का शास्त्र दर्शन शास्त्र, व्याकरण का शास्त्र व्याकरण शास्त्र, भाषा का शास्त्र भाषा शास्त्र, काव्य का शास्त्र काव्य शास्त्र। यानी यह तो हो गया शास्त्र। हमारी विधाओं का विभाजन इस तरीके से होता चला गया। साहित्य में गद्य, पद्य और चंपू के रूप में हम इसका विभाजन देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी जो विभाजन हुआ उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, गद्य, पद्य और चंपू। अब इसका एक बार विभाजन देख लेते हैं कि किस तरह से इसका विभाजन हुआ। अब गद्य, पद्य, दृश्य, श्रव्य भी इसमें हम 2 भाग बांट सकते हैं। गद्य को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो दृश्य बांट दिया और एक को हमने श्रव्य बांट दिया। भले आज तकनीकी दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद दृश्य श्रव्य के जो नियम है वो थोड़े से बदल गए हैं या उन नियमों का उल्लंघन हो गया है, लेकिन दृश्य और श्रव्य की जो परंपरा रही है वो किस प्रकार रही है? रूपक, नाटक,
एकांकी, डिम, प्रहसन, सट्टक और वीथी। ये इतनी चीजें हम किसके अंतर्गत पाते हैं? दृश्य के अंतर्गत पाते हैं। किसके अंतर्गत पाते हैं? दृश्य के अंतर्गत पाते हैं। तो ये हो गया दृश्य। किसके अंतर्गत दृश्य हो गया? गद्य के अंतर्गत। ये क्या हो गया? गद्य के अंतर्गत दृश्य हो गया। अब यहां पर हम लिख लेंगे किसको? श्रव्य को। यानी वह विधाएं जिनको हम अभिनय के द्वारा दिखाते हैं वो दृश्य के अंतर्गत आती हैं, और वह विधाएं जिनको हम बोलने के आधार पर करते हैं उसको हम किस में रखते हैं? श्रव्य में रखते हैं। अब श्रव्य में क्या क्या आ जाएगा? उपन्यास आ जाएगा। उपन्यास जो है वह सुनाया जाता है, ठीक है। कहानी, निबंध, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? श्रव्य के अंतर्गत आएगा। रिपोर्टाज, ठीक है, यह भी किसके अंतर्गत आएगा? संस्मरण, रेखा चित्र, रेखा चित्र भी आपका श्रव्य के अंतर्गत आएगा। डायरी, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, ये विधाएं किसके अंतर्गत आ रही हैं? श्रव्य के अंतर्गत। फीचर, साक्षात्कार, साक्षात्कार, यात्रा, वृत्तांत, ये सब किसके अंतर्गत आ गए? यह सब श्रव्य के अंतर्गत आ गया। दृश्य में थोड़ी सी विधाएं कम है। ये किस में आ गया? गद्य और पद्य में आ गया। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है साथियों? तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? क्या पढ़ रहे हैं हम? उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो उपन्यास किसके अंतर्गत आएगा? गद्य के अंतर्गत आएगा। गद्य में भी हम किसको इसमें किसमें रखेंगे? श्रव्य में रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद भी एक परंपरा चली जो पद्य वाली परंपरा है। उस पद्य वाली परंपरा को भी देखते हैं कि वो पद्य की परंपरा किस प्रकार चली है। इसको आप नोट कर लेंगे, या चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं जो पद्य की परंपरा रही है। किसकी परंपरा रही है? पद्य की परंपरा रही है। पद्य की परंपरा प्रमुख रूप से किस रूप में रही है? प्रबंध और मुक्तक के रूप में। किसके रूप में? प्रबंध और मुक्तक के रूप में रही है। अब प्रबंध को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? तो प्रबंध में दो तरह का प्रबंध होता है। एक तो होता है खंड काव्य और एक होता है महाकाव्य। खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग का वर्णन किया जाता है और महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है, ठीक है। इसमें सतसई, चालीसा, बाईसी, हजारा, अब जैसे बहुत सारी रचनाएं इस तरह से आपको मिलेंगी। बत्तीसी, तो बत्तीसी का मतलब ये है कि उसमें हम 32 पद लिख देंगे तो आ जाएगा। ये सब आ जाएंगे आपके। इसके अलावा एक ऐसी भी धारा है जो जिसको हम चंपू के अंतर्गत रखते हैं। तो चंपू क्या होती है? गद्य पद्य मिश्रित होती है। चंपू किस प्रकार का होता है?
तो चंपू प्रमुख रूप से गद्य और पद्य मिश्रित होता है। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जितने साथी जुड़े हैं फटाफट लाइक करें। चलिए फटाफट बताइए। अब हमने देखा चंपू जो होता है वह गद्य और पद्य से मिश्रित होता है। अब यहां देखें, चंपू का अगर हम वर्गीकरण करें तो संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर प्रमुख जो चंपू हैं, कपालक, कपालक, कुलक और विरुद्ध। विरुद्ध। अब देखिए इसमें जो कपालक है, जिसमें गद्य की प्रधानता होती है और पद्य उसके सहायक होते हैं, तो इसमें गद्य क्या होता है? प्रधान होता है, पद्य उसका सहायक होगा। कुलक जो होता है, इसमें पद्य की प्रधानता होती है और गद्य इसमें सहायक होता है, और यह गद्य पद्य का समान अधिकार होता है। गद्य पद्य का समान अधिकार होता है। इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? विरुद्ध के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसे नल चंपू, चंपू भारत और यशोधरा, ये कुछ उदाहरण हैं जिनको आप चाहे तो रख सकते हैं। जैसे नल चंपू, भारत चंपू और यशोधरा। ठीक है, यहां तक आप पूरा जो स्ट्रक्चर है लिटरेचर का, वो साहित्य का जो पूरा है, वो आपने समझ लिया, जान लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने कल थोड़ी सी और बात की थी उपन्यास पर, तो उपन्यास पर थोड़ी सी और देख लेते हैं क्या मतलब है। उपन्यास जो शब्द है, यह उप धन न्यास से बना हुआ है। उप जो उपसर्ग है, ये समीपता और निकटस्थ होने के लिए आता है। जैसे उपगंगम, गंगा के समीप या गंगा किनारे। तो उप जहां पर क्या है, यह हमें समीपता से अर्थ देता है, और न्यास का मतलब थाती या धरोहर से है। अब पहले लोग कहते थे ना कि अगर कोई थाती मिल जाए, कोई रखी हुई वस्तु। अभी सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि कहीं पर जेसीबी से खुदाई करके और एक भांड मिला, उस भांड में बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं थी, और वहां के लोग दौड़ दौड़ के चाह रहे थे कि मैं उसको लूट लूं, लेकिन लूट नहीं पाए। अंतोगत्वा पुलिस आ गई और उसको संरक्षण में ले लिया। तो यहां कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो थाती है, थाती या धरोहर जो है, इसका अर्थ क्या होगा? मनुष्य के पास रखी हुई धरोहर। अभी आपने देखा कि जो उपन्यास है, यह श्रव्य विधा के अंतर्गत आते हैं, और इसमें
संपूर्ण जीवन की गाथा होती है, संपूर्ण जीवन की गाथा है, तो संपूर्ण जीवन गाथा के आधार पर इसे महाकाव्य से भी तुलना की जाती है। अब उपन्यास की कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं कि भाई इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी गई, किन लोगों ने इसकी क्या परिभाषा दी। परिभाषा, एक परिभाषा आती है, मनुष्य के समीप उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का। कथन किसका है? तो श्याम सुंदर दास का। इसके अलावा कुछ और परिभाषाएं भी हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। उपन्यास मानव जीवन की उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। कथन है प्रेमचंद का। अब आगे देखते हैं। विषय वस्तु या कथानक के आधार पर उपन्यास के भेद। विषय वस्तु या कथानक के आधार पर उपन्यास के कितने भेद हो सकते हैं, यानी वो जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, जो उसकी कथा है, और उस कथा के आधार पर वह जो निर्मित करना चाहता है, जिस प्रतिफल तक पहुंचाना चाहता है, उस आधार पर हम उपन्यास को कितने भागों में बांट सकते हैं, जिसमें किस्सा गोई, सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी,
और मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी, समस्यात्मक उपन्यास, समस्यात्मक उपन्यास, वर्णनात्मक उपन्यास, चित्रणात्मक उपन्यास, आत्मकथापरक, जीवनी परक, पत्रात्मक उपन्यास और डायरी शैली। डायरी शैली, प्रतीकात्मक उपन्यास, मिश्रित उपन्यास। तो ये इतने तरह के उपन्यासों के भेद देखने के लिए प्रमुखतः मिलते हैं। ठीक है, अब किसके आधार पर हमने इनका विभाजन किया? तो विषय वस्तु या कथानक के आधार पर। अब हम कल तक जहां बात किए थे उससे आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि साहित्यकार के आधार पर भी काल विभाजन होता है, और साहित्यकार जब बहुत ही मजबूत स्थिति में है, प्रेमचंद, अब प्रेमचंद को ही आधार बनाकर उपन्यासों का विकास देखा जाता है, उसको विभाजित किया जाता है। प्रेमचंद से पहले, प्रेमचंद और प्रेमचंद के बाद, ये प्रमुख तीन आधारों पर हम उपन्यास का विभाजन करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, सबसे पहला कौन सा होगा? प्रेमचंद पूर्व युग या पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यास। इसका समय 1877 से 1918 तक। इस पर कल हम लोगों ने चर्चा भी किया था, यानी इसका एक उपन्यास होना चाहिए जहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। पूर्व प्रेमचंद युग यानी 1877 में आता है भाग्यवती से, भाग्यवती 77 का है, सेवा सदन तक। भाग्यवती इस धारा का प्रथम उपन्यास है, पहला उपन्यास है, और इस धारा का अंतिम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद वाला है, सेवा सदन है। वहीं से प्रेमचंद युग की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो प्रेमचंद के पहले उपन्यास लिखे गए, उनमें क्या ऐसी खास बात थी, क्या उनकी विशेषता थी। देखिए, प्री में भी इस तरह के सवाल बन रहे हैं कि पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। यूजीसी में भी इस तरह के सवाल बन रहे हैं, मेंस में भी बन सकता है कि पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषताएं बताते हुए
कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों का उदाहरण प्रस्तुत करें। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से अगर देखें, यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से देखें, माने परीक्षा कोई भी हो, हम यहां से अच्छा फैक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर इसका जवाब देखें तो क्या होगा, पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषता। पहला, घटना प्रधान उपन्यास। अब देखिए, क्योंकि ये श्रव्य माध्यम में है और अगर कोई चीज सुनाई जा रही है उसमें कोई घटना ना है तो मजा कैसे आएगा। क्या और बताओ भाई, क्या हाल है, कहां थे रविवार को? क्या कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही यहां से चांदनी चौक गए, बस रबड़ी और जलेबी खाए और फिर आ गए घर, सोए रहे। कोई घटना नहीं है इसमें। अब आपने बताया कि भाई मैं घर से निकला, बहुत तेज कोहरा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, उतने में दौड़ते हुए कुत्ता आया, उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, बाल बाल में बच गया, किसी तरह से गिरते गिरते बचा। और मैं जैसे ही आगे बढ़ रहा था तो उसी झटके मेरा मोबाइल फोन नीचे गिर गया और मैं आगे बढ़ता हुआ चला गया। एक सुंदर युवती उधर से जा रही थी, उसने मेरा मोबाइल फोन गिरा देखा और उसने मोबाइल फोन लेकर चिल्लाते हुए कहा, अरे सुनिए, ये आपका फोन है। और इतने में मेरे मन में बड़ा कुतूहल आ गया, बड़ा मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक सुंदर युवती खड़ी, उसने कहा आपका फोन है क्या ये? अब इसमें क्या है कि छोटी छोटी घटनाएं हैं। तो अगर श्रव्य है तो अगर इस तरह की घटनाएं नहीं होगी तो वो नीरस हो जाएगा, और पहले के उपन्यासों का उद्देश्य भी यही था। तो घटना प्रधान जो उपन्यास हैं वो उस समय लिखे जा रहे थे। अब इन उपन्यासों का उद्देश्य क्या होता था? मनोरंजन इनका प्रमुख ध्येय था। प्रमुख ध्येय इनका क्या था? मनोरंजन करना था। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, रोचक शैली का प्रयोग। अब देखिए, अगर आपके बताने में रोचकता नहीं है तो फिर श्रोता को बहुत देर तक आप बांध नहीं सकते हैं, उब जाएगा। तो रोचकता तो होनी चाहिए। तो रोचकता, रोचक शैली का भी प्रयोग इसके लिए किए गए। तिलस्मी जासूसी, अय्यारी, ऐतिहासिक, उपन्यास लिखे गए। अब इसके बाद ये इतनी खास बात थी इसमें, यानी उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मनोरंजन देना। दूसरा उनका कोई उद्देश्य ही नहीं था। और मनोरंजन देने के लिए उसमें घटना होनी चाहिए और घटना बताने के लिए रोचक शैली होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर मिली रहेंगी तब जाके यह उपन्यास गठित होंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया पूर्व प्रेमचंद युग की क्या स्थिति थी। अब
एक एक उपन्यासकार को हम लोग देखने से पहले यह भी देखेंगे कि हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन से हैं और किन किन उपन्यासों पर प्रथम उपन्यास का आरोप लगता है या उन पर प्रथम उपन्यास होने की बात की जाती है। ठीक है, हिंदी के प्रथम उपन्यास। अब हिंदी के जो प्रथम उपन्यास हैं स्पष्टतः वह इसी दौर के होंगे, यानी प्रेमचंद के पहले के ही होंगे। तो रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, 1882 परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। अब ये जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसके विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमको होनी चाहिए कि परीक्षा गुरु में है क्या ना। तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है यह लाला श्रीनिवास कुशल महाजन और व्यापारी थे। अपने उपन्यास में उन्होंने मदन मोहन नामक एक रईस के पतन, मदन मोहन नामक रईस के पतन एवं मित्र के द्वारा सुधार, मित्र के द्वारा संभाले जाने से सुधार की कहानी है। यह उपन्यास जो है 41 प्रकरणों में यह उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है। अब इसके पात्र भी आपसे पूछे जाते हैं, किसके पात्र कौन कौन से हैं। लाला मदन मोहन, लाला मदन मोहन जो कि
मुख्य नायक मुख्य नायक जो गलत संगत से बर्बाद हो जाता है, ये इसका प्रमुख पात्र है। लाला ब्रजकिशोर वकील मित्र जो उसे सही रास्ते पर लाता है, लाला ब्रज किशोर, ये दूसरा पात्र है। चापलूस मित्र मुंशी चुन्नीलाल चापलूस मित्र मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल। और शंभू दयाल, ये इसके पात्र हैं। और एक इसमें लाला हरकिशोर भी है जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। हरिकिशोर ये इनको गलत रास्ता दिखाते हैं, गलत राह पर ले जाते हैं। तो ये तो रहा हिंदी का पहला उपन्यास शुक्ल के द्वारा जिसे स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो उपन्यास है जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास ठहराया जाता है, गणपति चंद्रगुप्त गुप्त ने 1877 ईस्वी की रचना भाग्यवती को प्रथम हिंदी उपन्यास माना। ठीक है, अब ये भाग्यवती उपन्यास जो है, इसमें अमृतसर में इसकी रचना हुई और अमृतसर में इस उपन्यास की रचना हुई। इस उपन्यास के केंद्र में स्त्री जागरण या स्त्री जागृति को रखा गया है, यानी स्त्रियों का जागरण इस उपन्यास का केंद्र है।
1887 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में इसकी प्रथम समीक्षा प्रकाशित हुई। अब यहां पर काशी के एक पंडित उमादत्त की बेटी भगवती के किरदार के माध्यम से बाल विवाह पर जबरदस्त चोट की गई है। उन्होंने भारतीय स्त्री की दशा और उसके अधिकारों को लेकर क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए हैं। विधवा विवाह का पक्ष भी लिया गया है, बाल विवाह की निंदा की गई है, बच्चे और लड़कियों की समानता पर भी बात की गई है और लड़कियों को ऐसा एक दौर था जब दहेज के रूप में भाग्यवती उपन्यास भी लड़कियों को दिया जाता था। तो बाल विवाह निषेध और स्त्री पुरुष समानता तीसरा विधवा पुनर्विवाह मुख्य विषय था और उस दौर में दहेज के रूप में यह उपन्यास लड़कियों के साथ विवाह में दिया जाता था। तो ये बहुत ही अब यहां पर भाग्यवती उपन्यास के जो पात्र हैं, भाग्यवती काशी के पंडित उमादत्त की बेटी है। काशी के पंडित उमादत्त की बेटी हैं। देखिए, सभी उपन्यास पर इतनी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हिंदी के प्रथम उपन्यास कहे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। तो भाग्यवती उपन्यास के जो पात्र हैं, उमादत्त हैं, अमृतलाल है। उमादत्त का भी नाम पूछा जाता है। भाग्यवती के पति हैं। और इनका कैरेक्टर कैसा है? ये शिक्षित हैं और प्रगतिशील हैं। ये शिक्षित और प्रगतिशील हैं। पंडित धनपत हैं जो कि भाग्यवती के ससुर हैं। गंगा भाग्यवती की सास हैं।
और मदन यह भाग्यवती का बेटा है। तो पूरे परिवार के संदर्भ में यह रचना संपादित होती है। अभी पेपर नहीं हुआ है, देखिए पेपर नहीं हुआ है, कोर्स नहीं हटाया गया है। अगर आप टीजीटी पीजीटी जेआरसी प्रवक्ता या और किसी ऐसे बैच के हैं जिसका पेपर नहीं हुआ है, तो क्लास हटाई नहीं जाती है, उसका एक शेड्यूल होता है कि उसी शेड्यूल में मान लीजिए आपको वैलिडिटी गई 1 साल की, तो 1 साल के भीतर अगर पेपर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक हट जाता है, कोई हटाता नहीं है, फिर उसको आपको दोबारा करवाना पड़ता है। तो अगर पेपर नहीं हुआ है, हट गया है, तो आपको निःशुल्क रूप से आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है 83 18 48 92 91 नंबर पर। इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, अपने बैच का नाम लिखना है, कोर्स लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है कि इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाए। बस इतना ही काम करना है आपको, तो वो ऑटोमेटिक ही हट जाती है। क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी में हम लोग 2022 से जो कोर्स चल रहा है, 2022 के बाद 4 साल 3 साल बीत गए लगभग। अब 3 साल में हमें क्या करना होता है कि जितना आपने फीस नहीं दिया था उससे ज्यादा हमारा स्टोरेज चार्ज चला जाता है। मतलब वो जहां पर हम वीडियो स्टोर करके रखते हैं ऐप में, स्टोरेज चार्ज चला जाता है, तो बहुत घाटा भी हो जाता है। कई बार, ज्यादातर बार घाटा ही होता है अगर वैकेंसी जितना दूर तक खिंच जाती है, जितना दिन तक पेपर नहीं होता उतना बहुत घाटा होता है। तो टीजीटी पीजीटी में इसी तरह की स्थितियां हो जाती हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको यही काम कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये भाग्यवती उपन्यास के विषय में ये सारे तथ्य थे, भाग्यवती उपन्यास के विषय में सारे तथ्य फैक्ट थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और जो उपन्यास है, अच्छा इसमें रचनाकार भी लिख लीजिएगा, रचनाकार शायद हम लोगों ने नहीं लिखा था। रचनाकार श्रद्धाराम फिल्लौरी, ठीक है, ये रचनाकार हो गए। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, भारतेंदु, हरिश्चंद्र के उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इसके बाद डॉक्टर कृष्णलाल डॉक्टर डॉक्टर कृष्णलाल चंद्रकांता 1891, देवकी नंदन खत्री को हिंदी का प्रथम उपन्यास 10:10 से
टीजीटी बीजीटी एकेडमी पर आप सबकी प्रैक्टिस क्लास होगी, ऑब्जेक्टिव सवाल, आप सबको वहां रहना है। शिव नारायण श्रीवास्तव, शिव नारायण श्रीवास्तव, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां, इसको वो हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर गोपाल राय 1870 देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी। अब गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना, जो कि पंडित गौरी दत्त का है। पंडित गौरी दत्त का है। अज्ञे ने परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना। प्रेमचंद ने भाग्यवती को पहला उपन्यास माना। आख्यायिका शैली में आख्यायिका शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास ठाकुर जगमोहन सिंह ठाकुर ठाकुर जगमोहन सिंह 1885। श्यामा स्वप्न को माना। आख्यायिका शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास ठाकुर जगमोहन सिंह का 1885 श्यामा स्वप्न को माना जाता है। इसके अलावा कुछ और प्रथम उपन्यास की श्रेणी में उपन्यास रखे जाते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी, आदर्श रमणी, अठारह सौ नब्बे,
किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। पत्रात्मक शैली में प्रथम उपन्यास? शैली का उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास? प्रथम आंचलिक उपन्यास 1954, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी का प्रथम तिलस्मी एवं अयारी उपन्यास? प्रथम अयारी उपन्यास चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री। हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास? प्रथम राजनैतिक उपन्यास प्रेमाश्रम, प्रेमचंद। प्रथम स्मृति शैली का उपन्यास? देहाती दुनिया, 1926। शिव पूजन, सहाय। ठीक है। अब कल से हम लोग चर्चा जो करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? पूर्व प्रेमचंद युग। उन्नीस सौ सतहत्तर से 1877 से 1918। और इस दौर में सामाजिक उपन्यास लिखे गए। तो कल से इस क्लास में हम लोग प्रमुख उपन्यासकारों पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यूजीसी नेट, बीपीएससी टीयर 4 के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें अभी ऑफर चल रहा है 10 जनवरी तक, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628 95 92 37 पर। इसके अलावा नया बैच है ये सभी का,
मेंस का भी बैच शुरू हो चुका है, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं टीजीटी पीएचडी एकेडमी पर। धन्यवाद।